गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। और आज हम आपको बीए पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर चलता है उसमें टॉपिक है मिट्टी और मिट्टी की समस्याएं। तो मृदा की समस्याओं के बारे में हम जिक्र करेंगे कि मृदा की कौन कौन सी समस्याएं हैं। जो मिट्टी की समस्याएं हैं उसमें देखिए, सबसे पहले तो जैसे भारत है वो बेटा कृषि प्रधान देश है, तो मृदा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और शताब्दियों से भारत में कृषि का प्रचलन रहा है। तो वास्तव में ये है कि ये राष्ट्रीय संपदा है और इसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और जो मिट्टी हैं वो मिट्टियों का अतिचरण होने के अतिशय पशुचारण होने के कारण मरुस्थलीकरण हो रहा है। इसी तरह से ऊपरी जो लेयर है वो उड़ जाती है और उससे भूमि अपरदन की समस्या आती है। अब आता है कि भारत की जो भूमि है उसके 1/4 भूमि में अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। प्राकृतिक साधनों द्वारा जब भूमि की ऊपरी परत या आवरण जैसे जल या पवन द्वारा नष्ट हो जाता है तो वो भूमि अपरदन कहलाता है। इससे भूमि अपरदन से भौतिक क्षति के अलावा आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि इससे वनस्पतियों के उगने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में वो विलुप्त हो जाते हैं। अब आता है भूमि अपरदन के कारण। तो भूमि अपरदन के कौन कौन से कारण हैं। वर्षा की प्रकृति एक कारण है कि भाई वर्षा मूसलाधार होती है तो भूमि उन्हें सोख नहीं पाती और रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है। भूमि का ढाल, अगर तीखा ढाल है, अधिक ढाल है तो मिट्टी की ऊपरी परत है वो क्षयित हो जाती है। अगर ढीले कणों वाली शैल की संरचना है तो तीव्रता से अपरदन होता है। इसी तरह बहुत अधिक अगर पशुचारण हो रहा है तो भी तीव्रता से वो अपरदन होगा। वनों को काट दिया गया है, वनों का शोषण अधिक हुआ है तो अपरदनकारी शक्तियाँ अधिक प्रभावित करती हैं उस क्षेत्र में। इसी तरह से फिर जैसे ये झूमिंग कृषि वगैरह की जाती है, स्थानांतरित कृषि, तो उससे क्या होता है कि भूमि को जला दिया जाता है वनों को साफ करके, तो वहाँ भी मृदा अपरदन से समस्याएं बढ़ती हैं। अब आता है मृदा अपरदन से समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब इसमें हमारे आता है कि किस तरह से कौन सी समस्याएं इसमें बढ़ती हैं। अब देखिए, ये दिखा रहा है आपको कि भूमि अपरदन के प्रकार। अब इसमें जल द्वारा अपरदन किस तरह से इस मैप में दिखाया गया है बेटा कि देखिए, अत्यधिक जो अपरदन है वो किस एरिया में हुआ है। सबसे ज़्यादा तो वेस्टर्न घाट में अपरदन है। ये देखिए, सबसे अधिक अपरदन है वो वेस्टर्न घाट में। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा अपरदन वेस्टर्न घाट में। इसके अतिरिक्त जो अधिक अपरदन है वो आपके गंगा के तराई क्षेत्र में और गंगा, यमुना, सतलुज के तराई क्षेत्रों में, हिमालय के फुट हिल्स पर। तो सबसे अधिक तो नॉर्थ ईस्ट में है और वेस्टर्न घाट पर जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ जल द्वारा अपरदन जो है वो तो सबसे अधिक है वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद अधिक अपरदन है जल के द्वारा वो आपके गांगेय क्षेत्र में पड़ता है और तराई रीजन में पड़ता है। जबकि जो वायु द्वारा अपरदन है सबसे अधिक जैसलमेर वाला रीजन है। उसके बाद अत्यधिक अपरदन तो जैसलमेर वाला क्षेत्र है वेस्टर्न राजस्थान में। फिर अधिक अपरदन है वो उसके साथ लगता हुआ प्रदेश है और साधारण अपरदन शेष भारत में होता है। तो ये भूमि अपरदन के प्रकार में आएगा कि कौन कौन से प्रकार हैं जहाँ भूमि का अपरदन होता है। तो मिट्टी अपरदन के क्षेत्र में इसमें आपके आएगा जल द्वारा अपरदन और वायु द्वारा अपरदन। तो जलीय अपरदन तो मैंने बताया, उस अवनालिका अपरदन और इस तरह का। और वायु द्वारा अपरदन है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में ज़्यादा मिलता है। अब आता है भूमि अपरदन के क्षेत्र।
तो यहाँ पर बेटा उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा आदि जिलों में चंबल और यमुना नदियों ने बीहड़ों का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बाड़ों के लिए, अपर्दन के लिए। और ब्रह्मपुत्र नदी है, प्रतिदिन 10 लाख टन से भी अधिक मिट्टी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जैसे कि शिवालिक के फुटहिल्स पर बहुत अधिक अपर्दन हुआ है। इससे भारी मात्रा में पंजाब और हरियाणा में रेत बहाकर लाई जाती है और ऐसी नदियों को चो कहते हैं। इससे क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि का विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है दक्कन के क्षेत्र में, इसमें कपास मिट्टी में भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। ये क्या है कि मौसम सूखने के बाद ये जो चिपचिपी मिट्टी होती है चटक जाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कसावती की घाट, पुरुलिया ज़िले में काफ़ी अपर्दन है। कन्याकुमारी में, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी वायु द्वारा अपर्दन सक्रिय है। अब आता है भूमि अपर्दन के दुष्परिणाम। तो भूमि अपर्दन के दुष्परिणामों में क्या आएगा कि उर्वरता के ह्रास की समस्या सबसे अधिक है। लवणता या रेहे की समस्या बहुत ज़्यादा है। भाई जो मिट्टी है उसमें रेहे लग जाता है, सफ़ेद वो नमकीन मिट्टी की परत बिछ जाती है जिसे रेहे कहते हैं। मिट्टी के ऊपर बिछी नमकीन परत को रेहे कहते हैं। रेहे की जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के नहर सिंचित क्षेत्रों में बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के अर्धशुष्क तथा शुष्क भागों में और इस प्रकार की समस्या अधिक मिलती है। नई सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत गहरी काली मिट्टियों के क्षेत्रों में भी ये संकट विकराल रूप धारण किए हुए है। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीकरण की समस्या है। मरुस्थलीकरण की समस्या, इसके बाद आता है आपका जो समस्या है उसमें मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृत। मृत भूभाग या ऐसा क्षेत्र जहाँ स्थायी जल जो होता है, सरफेस रन वाटर, उसका अभाव होता है। मिट्टी के जैविक तत्वों और नमी का अभाव होता है और 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला भूभाग है वो मरुस्थल कहलाता है। भारत में 12.13% क्षेत्र है वो शुष्क मरुस्थल का है और 29.13% क्षेत्र अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत राजस्थान के 16 जिले आते हैं। मरुभूमि का विस्तार तेज़ी से अर्धशुष्क मैदान की ओर हो रहा है और इसका जो प्रसार के निम्न कारण हैं: तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, अकाल तथा सूखा आदि। अब मरुस्थलीकरण रोकने के लिए मेन तो है पेड़ों की पट्टियाँ बनाई जाएं सुरक्षित, पड़ोसी राज्यों में सघन वृक्षारोपण किया जाए, राजस्थान का अर्धशुष्क क्षेत्र पर अधिक वृक्षारोपण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण के लिए मेन तो वृक्ष लगाए जाएं और वायु द्वारा रेत के बहाव को रोकने के लोहे की चादरें दीवार के रूप में खड़ी करें। नहरों व सड़कों के किनारे सघन वृक्ष लगाए जाए, पशुचारण नियंत्रित हो, रेतीले व बंजर भूमि का उपयोग किया जाए। तो भूमि को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे उपाय होना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ ही बेटा अपन फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक